हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2 ऑफ द टाइम सेविंग सीरीज़। इसका लेक्चर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर किसी ने वो नहीं देखा वो उसको पहले देख सकता है। लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि आप लोगों ने डिमांड की थी सर आप फ्रीडम स्ट्रगल पे लेक्चर बना दीजिए, इसीलिए मैंने सोचा इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रीडम स्ट्रगल। लेकिन पर्टिकुलरली इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट गांधीयन फेज़, जो कि स्टार्ट होता है फ्राम 1919 टू 1947। पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, बाकी भी मैं पढ़ाऊंगा लेकिन आने वाले लेक्चर्स में। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट्स अबाउट गांधी जी। गांधी जी पैदा हुए एट पोरबंदर गुजरात, और डेट था 2 अक्टूबर 1869। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात गांधी जी पैदा हुए। और गांधी जी को फिर शूट किया गया एट न्यू दिल्ली बाय नथुराम गोडसे। कब किया इसको शूट, इसको कब मारा? ऑन 30 जनवरी 1948। ये भी आपको याद रखना है। एक तो आपको रखना है बर्थ प्लेस, और डेथ कब हो गई ये भी आपको याद रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गांधी जी का जो पॉलिटिकल गुरु था दैट वाज जी के गोखले। गांधी जी का ये पॉलिटिकल गुरु था। और जो गांधी जी का प्राइवेट सेक्रेटरी था दैट वाज महादेव देसाई, जिसको हम बोलते हैं गांधीज बोस वेल। ये भी आपको याद रखना है नाम। पॉलिटिकल गुरु भी, प्राइवेट सेक्रेटरी भी। और गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड ऑन कब? 1888 में गांधी जी इंग्लैंड गए थे। और साउथ अफ्रीका में फिर इसने नेशनल कांग्रेस बनाया इन 1894। उसके बाद फोनिक्स आश्रम एट डरबन साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने कब बनाया? 1904। पेपर में आ सकता है कि फोनिक्स आश्रम ये कहाँ पे है। आंसर विल बी साउथ अफ्रीका। और गांधी जी ने इसको कब बनाया? इन 1904। उसके बाद गांधी जी का जो फर्स्ट सत्याग्रह रहा था दैट वाज 1906। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में इसका रहा था फर्स्ट सत्याग्रह 1906 में। और फर्स्ट टाइम जेल, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम जेल गांधी जी को भेजा गया 1908 साउथ अफ्रीका में, ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका में। और गांधी जी ने फिर टॉलस्टॉय फार्म, जो कि आश्रम था, बनाया था ऑन 1910 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। फिर उसके बाद ये वापस आया साउथ अफ्रीका से ऑन 9 जनवरी 1915। कहाँ पे आया वापस? एट बम्बई आया वापस ये इंडिया। अब उसके बाद गांधी जी का जो प्रिंसिपल था दैट वाज ट्रुथ एंड नॉन वायोलेंस। ये आपको याद रखना है। प्रिंसिपल ऑफ गांधी वाज ट्रुथ एंड अहिंसा मीन्स नॉन वायोलेंस। अब गांधी जी ने एस्टेब्लिश किया ऑल इंडिया खादी बोर्ड। कब किया एस्टेब्लिश? 1923। ये डेट आपको याद रखना है। और इसके कुछ लिटरेरी वर्क्स थे, दैट इज़ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ये इसकी ऑटोबायोग्राफी थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ये आपको याद रखना है। और हिंद स्वराज, इसने ये बुक लिखी थी इन 1909 में। नाउ इसके न्यूज़पेपर्स फ्राम साउथ अफ्रीका था ये जर्नल, दैट इज़ इंडिया ओपिनियन। 1903 में ये साउथ अफ्रीका से इसने पब्लिश किया इन द फॉलोइंग लैंग्वेजेस: गुजराती, हिंदी, तमिल एंड इंग्लिश। और इंडिया में इसके जो न्यूज़पेपर्स थे दैट वाज यंग इंडिया और हरिजन 1932। यंग इंडिया इट वाज इन 1919। अब गांधी जी को कुछ टाइटल्स दिए गए, जिसमें आपको याद रखना है पहले महात्मा। महात्मा इसको दिया भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब दिया? आफ्टर चंपारण सत्याग्रह इन 1917। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को टाइटल दिया महात्मा आफ्टर चंपारण सत्याग्रह। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह 1917। और गांधी जी को बोला गया फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता बाय सुभाष चंद्र बोस। ये भी आपको याद रखना है। फादर ऑफ द नेशन किसने बोला गांधी जी को? सुभाष चंद्र बोस ने। और वन मैन आर्मी इसको बोला गया बाय लॉर्ड माउंटबेटन। और हाफ नेकड फ़कीर इसको बोला गया बाय चर्चिल ने, इसको बोला हाफ नेकड फ़कीर महात्मा गांधी को इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब गांधी जी ने कुछ टाइटल्स दिए थे। पहला टाइटल इसने बताया दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
और गांधी जी ने क्या टाइटल दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसने बोला गांधी ऑफ बिहार, इसको बोलते हैं गांधी ऑफ बिहार। और अजात शत्रु इसने इसको टाइटल दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु मीन्स वन हु हैड नो एनिमीज, जिसका कोई दुश्मन नहीं होगा। किसने दिया इसको टाइटल? बाय गांधी जी। और गांधी जी ने ही गुरुदेव गुरुदेव बोला था रविंद्रनाथ टैगोर को, ये भी आपको याद रखना है। गुरुदेव टाइटल गांधी जी ने किसको दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद गांधी जी को टाइटल दिया महात्मा आफ्टर चंपारण सत्याग्रह। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद गांधी जी ने पहली बार पार्टिसिपेट कब किया इन द नेशनल कांग्रेस? वो आपको याद रखना है डेट, 1901 में एट कलकत्ता सेशन में। पहली बार गांधी जी ने आईएनसी में पार्टिसिपेट किया 1901, दैट वाज कलकत्ता सेशन। अब गांधी जी एक बार प्रेसिडेंट बने आईएनसी के कब? दैट वाज बेलगांव सेशन 1924। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1924 में गांधी जी प्रेसिडेंट बने ऑफ आईएनसी बेलगांव सेशन कर्नाटका। और 1925 में आपको पता होगा दैट वाज फर्स्ट इंडियन लेडी सरोजिनी नायडू, फिर वो भी बनी 1925 में प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। और गांधी जी का पहला आश्रम जो इंडिया में था दैट वाज कोचराब, जो कि कोचराब आश्रम जो कि अहमदाबाद में है। ऑन 25 मई 1915 ने गांधी जी पहला आश्रम इंडिया में एस्टेब्लिश किया। अब यहाँ पे मैंने कुछ आश्रम लिखे हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, 1917 में इसने इसको एस्टेब्लिश किया। अब कुछ बुक्स 1915 लिखते हैं, लेकिन मैंने एनसीईआरटी से देखा इट इज़ 1917। और सत्याग्रह आश्रम ये था इन कोचराब अहमदाबाद 1915 में। लेकिन ये आपको याद रखना है, अनाशक्ति ये भी आश्रम था। ये कहाँ पड़ता था? एट कोसानी उत्तराखंड। इसका मतलब गांधी जी कोसानी उत्तराखंड भी गया था। ये भी पेपर में आता है कि गांधी जी ने उत्तराखंड में किस जगह को विजिट किया था? आंसर विल बी कोसानी। कब किया? 1929। और सेवाग्राम इट इज़ इन वारदा। वारदा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र, 1936। और आपको पता होगा गांधी जी ने एक नई तालीम स्कीम भी फिर यही से बताई थी, जिसको हम बोलते हैं वारदा कॉन्फ्रेंस। अब हम पढ़ेंगे इनिशियली गांधी जी ने क्या किया। चंपारण सत्याग्रह 1917, चंपारण सत्याग्रह 1917 में लॉन्च हुआ। ये क्या था? इट वाज फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है कि फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दैट वाज चंपारण सत्याग्रह। अब ये चंपारण सत्याग्रह ये क्या था? इट वाज अगेंस्ट द इंडिगो कल्टिवेशन। अंग्रेज़ लोग इंडियंस को फोर्स कर रहे थे कि आउट ऑफ 20 पार्ट्स 3 पार्ट्स पे आप इंडिगो कल्टिवेट कीजिए। इसको हम बोलते हैं तीन काठिया सिस्टम बोलते हैं हम इसको, कि 3 पार्ट्स पे आपको इंडिगो कल्टिवेट करना है। लेकिन जो इंडियंस थे वो ये नहीं चाहते थे, इसीलिए वो उन्होंने स्टार्ट किया रिवोल्ट। और गांधी जी को बुलाया किसने? राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया इन द चंपारण। और गांधी जी यहाँ पे एज सक्सेसफुल लीडर इमर्ज हुए। तो आपको याद क्या रखना है इसमें कि चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड चंपारण सत्याग्रह इट वाज अगेंस्ट इंडिगो कल्टिवेशन, जिसको आप बोलते हो 3 कातिया सिस्टम, 3/20 पार्ट। और राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया था चंपारण बिहार में। और आपको पता ये भी होगा कि नील दर्पण जो कि दीनबंधु मित्रा ने लिखी है, इट इज़ अबाउट इंडिगो। ये भी आपको नाम याद रखना है, नील दर्पण ये बुक किसने लिखी है और ये किसके बारे में है? इट इज़ अबाउट इंडिगो कल्टिवेशन। और आफ्टर चंपारण सत्याग्रह महात्मा वाज एडिड बिफोर गांधी जीज नेम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये मैंने अभी पढ़ाया कि महात्मा टाइटल इसको कब मिला? आफ्टर दिस चंपारण सत्याग्रह। किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और एक पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी ने दैट एनजी रंगा वाज अगेंस्ट चंपारण सत्याग्रह। ये भी आपको याद रखना है एनजी रंगा का नाम। अब चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट लिया, दैट्स कॉल्ड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। और ये क्या था? इट वाज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक अनटू डेथ। गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक अनटू डेथ दैट वाज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। पेपर में ये आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और गांधी जी को किसने बुलाया था यहाँ पे? अनुसुया बेन साराभाई ने गांधी जी को बुलाया था अहमदाबाद में अगेंस्ट द अगेंस्ट इनजस्टिस फॉर द मिल वर्कर्स। और विद दिस गांधी जी ने 35% वेजेस इंक्रीज करवाया अपनी इस स्ट्राइक से टू द मिल वर्कर्स। तो गांधी जी इसमें भी एज सक्सेसफुल लीडर रहे थे। इसमें आपको याद यही रखना है कि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक अनटू डेथ, और गांधी जी को किसने बुलाया था? अनुसुया बेन साराभाई ने गांधी जी को बुलाया था। अब उसके बाद एक और सत्याग्रह हुआ, दैट्स कॉल्ड खेड़ा सत्याग्रह। ये गुजरात में पड़ता है। दिस इज़ फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी, ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इट वाज खेड़ा सत्याग्रह। और इसमें क्या था? इसमें जो पीजेंट्स ऑफ खेड़ा थे, दे वर डिमांडिंग द सस्पेंशन ऑफ रेवेन्यू टैक्स ड्यू टू मेजर क्रॉप फेलियर बट गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड। अब गुजरात में कुछ फेमाइन्स आए थे। अब जो वहाँ के पीजेंट्स थे वो बोल रहे थे कि इस साल हम टैक्स नहीं देंगे, लेकिन जो अंग्रेज़ लोग थे वो नहीं मान रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने फिर स्टार्ट किया खेड़ा सत्याग्रह, और सपोर्ट गांधी जी ने भी किया इसमें। अब यहाँ से गांधी जी का असली काम स्टार्ट होता है। रॉवलेट एक्ट। रॉवलेट एक्ट 1919 में आया। अब ये क्या था? पहले उससे पहले आप देखो कि उस वक्त वाइस राय कौन था? दैट वाज लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही वाज अ वाइस राय ड्यूरिंग रावलेट एक्ट। पेपर में आता है कि रावलेट एक्ट के वक्त वाइस राय कौन था इंडिया का? दैट वाज लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और इसका जो टेन्योर है दैट इज़ 1916 टू 1921। ये आपको याद रखना है। अब ये क्या था? ये रावलेट एक्ट, दिस वाज इनडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। आपको पता होगा कि जब वर्ल्ड वार वन चल रहा था, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे लगाया था, उसको बोलते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। उन्होंने ये चलाया था ये, ताकि जो इंडियन लीडर्स हैं ये कोई रिवोल्ट ना करे और हमें वार में कोई मुदाखलत ना हो। तो उन्होंने फिर चलाया था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। अब क्योंकि वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था, अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि हम क्या करेंगे। अब तो ये अगेन स्टार्ट करेंगे अपने ये रिवोल्ट्स। तो उन्होंने सोचा कि हम इस जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है इसको हम इनडेफिनिट एक्सटेंशन देंगे, और इसी इनडेफिनिट एक्सटेंशन को हम बोलते हैं रावलेट एक्ट। तो आपको याद रखना है कि रावलेट एक्ट इट इज़ सिंपली द इनडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। और ऑफिशियली इस रावलेट एक्ट को क्या बोलते हैं? एनार्चिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इसका जो मेन मकसद था दैट वाज सप्रेशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज, ताकि ये सप्रेस करे हमारे रेवोल्यूशनरीज को। दिस वाज द मेन एम ऑफ रावलेट एक्ट। और इंडियंस ने इस एक्ट को बोला ब्लैक एक्ट। क्यों बोला ब्लैक एक्ट? क्योंकि अंग्रेज़ों ने बताया नो दलील, नो वकील, नो अपील, सीधे जेल में। कितने साल के लिए? 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए सीधे जेल में। इन केस ऑफ सस्पेक्शन, किसी भी आदमी पे किसी भी शक हो तो उसको सीधे 2 साल के लिए उसको जेल में भेजते थे विदाउट एनी वारंट। और इसको हम बोलते हैं, इन्होंने लॉ ऑफ हेबियस कॉर्पस इन्होंने सस्पेंड किया था। हेबियस कॉर्पस ये एक रिट है, ये पॉलिटी में आती है, ये आप वही से देखना। हेबियस कॉर्पस इट्स अ रिट। अब इसमें क्या होता है? अगर सपोज पुलिस ने किसी बंदे को पकड़ा है, किसी आदमी को पकड़ा है, तो विद इन 24 आवर्स पुलिस को फिर ये बंदा पेश करना पड़ता है बिफोर कोर्ट। तो इसी को बोलते हैं हम हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी, मतलब कोई अथॉरिटी है। तो लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ों ने ये ख़त्म ही किया, ये हेबियस कॉर्पस राइट इन्होंने यहाँ पे ख़त्म किया। पेपर में ये भी आता है कि हेबियस कॉर्पस किस एक्ट में सस्पेंड हुआ, तो आंसर विल बी रावलेट एक्ट। और रावलेट एक्ट ने पुलिस को ये पावर दिया कि दे कैन सर्च एनी प्लेस विदाउट एनी वारंट। अब पुलिस को कोई वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी टू सर्च एनी प्लेस। और एक बात, मार्शल लॉज, ये भी पेपर में आता है। मार्शल लॉज वायर इम्पोज्ड इन नॉर्थ इंडिया में मार्शल लॉज इम्पोज किए गए। और गांधी जी ने रावलेट सत्याग्रह, दिस वाज द फर्स्ट मास स्ट्राइक बाय गांधी जी इन इंडिया। ये भी आपको याद रखना है कि रावलेट सत्याग्रह इट वाज द फर्स्ट मास स्ट्राइक बाय गांधी इन इंडिया। और डेट भी आप याद रखना, दैट इज़ 1919। चैम्सफोर्ड भी याद रखना।
अब इसमें एक पर्सनैलिटी आती है, दैट इज़ स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने क्या बोला, सजेस्टेड नॉट टू पे टैक्स। इसने बताया कि हम टैक्स नहीं देंगे इन सपोर्ट ऑफ द रिवोल्ट अगेंस्ट राउलेट एक्ट। ये आपको याद रखना है कि स्वामी श्रद्धानंद ने क्या बोला। अब क्योंकि राउलेट एक्ट अब इनने एनफोर्स में लाया था, उसके बाद आपको पढ़ना है दैट इज़ जलियांवाला बाग मास एक्कर। जलियांवाला बाग मास एक्कर जो कि 1919 में हुआ। अब क्या हुआ था, 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, पंजाब के 2 लीडर्स डॉक्टर सत्यापाल एंड डॉक्टर किचलू को अरेस्ट किया गया था। तो अब लोग आए जमा, ये हुए जमा ऑन 13 अप्रैल 1919। उस वक्त फेस्टिवल ऑफ बैसाखी भी थी, ये आपको याद रखना है। और ये पीसफुल पब्लिक मीटिंग कर रहे थे एट जलियांवाला बाग अमृतसर में। तो उसके बाद जनरल डायर आया, उसने सोचा कि इन लोगों ने जो राउलेट एक्ट है इस पे अमल नहीं की। तो जनरल डायर आया, इसने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया, उनने ओपन फायर किया, उनने गोलियां लगाई वहाँ पे। तो थाउजेंड्स वहाँ पे मिले, सॉरी थाउजेंड्स वहाँ पे मर गए। उसके बाद जो एलजी ऑफ पंजाब था दैट वाज मिचल ओ डायर। ऊपर ये जनरल डायर है, लेकिन यहाँ पे जो एलजी ऑफ पंजाब था दैट वाज मिचल ओ डायर। इसने बताया कि नहीं, जनरल डायर ने ठीक किया, इसने कोई गलत काम नहीं किया। फिर इस मिचल डायर को किसने मारा, दैट वाज उधम सिंह ने मारा फिर मिचल डायर को लंदन में ऑन 13 मार्च 1940 को, क्योंकि इसको बहुत जिद रहा था इसका इस बात पे। और यहाँ पे फिर इंडियंस ने डिमांड की नहीं, जनरल डायर ने गलत किया। तो फिर जनरल डायर को वापस भेजा गया इंग्लैंड। तो वहाँ पे इसको शाबाशी दी गई कि नहीं आपने अच्छा काम किया, लेकिन इसको फिर रिज़ाइन करना पड़ा जनरल डायर को। और उसके बाद एक कमेटी बैठाई गई, उस कमेटी का नाम है हंटर कमीशन। ये आपको पेपर में आता है कि उस कमेटी का नाम क्या था, दैट वाज टू लुक रॉन्ग्स ऑफ जलियांवाला बाग। एंड गांधी जी ने जब इसका रिपोर्ट आया, उसने बताया दिस रिपोर्ट इट इज़ ऑफिशियल वाइट वाश। क्योंकि इस रिपोर्ट में दिखाया था कुछ 200 या 300 लोग मर गए थे, लेकिन गांधी जी ने इसीलिए इसको बोला फिर इट इज़ ऑफिशियल वाइट वाश या हिमालयन ब्लंडर बोला इसको। किस रिपोर्ट को, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को। अब उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ये भी गुस्से में था, तो इसने फिर रिटर्न किया द टाइटल ऑफ नाइटहुड। पेपर में आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा टाइटल वापस किया। आपको याद रखना है टाइटल का नाम, दैट इज़ नाइटहुड इसने वापस किया आफ्टर दिस जलियांवाला बाग मास एक्कर। और गांधी जी इसके पास भी एक टाइटल था केसरी हिंद, इसने इस टाइटल को भी वापस किया। तो 2 टाइटल्स फिर इन्होंने वापस किए, एक तो नाइटहुड टाइटल जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने फिर वापस किया, और गांधी जी को जो टाइटल था दैट वाज केसरी हिंद, ये भी इसने वापस किया। ये इसको मिला था वर्ल्ड वार फर्स्ट के वक्त। तो 2 टाइटल्स इन्होंने वापस किए। अब एक और यहाँ पे पर्सनैलिटी है दैट इज़ के शंकरन नायर। इसने रिज़ाइन किया फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइस राय से, इसने फिर रिज़ाइन किया। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुई। इसको स्टार्ट किया बाय अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि दे वांट टू रेस्टोर खलीफा पोजीशन इन टर्की। ये चाहते थे कि खलीफा पोजीशन टर्की के सुल्तान को वापस मिले, इसीलिए इंडिया में मुस्लिम ने स्टार्ट की खिलाफत मूवमेंट। लेकिन इस खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने भी बहुत सपोर्ट किया। इसने सोचा कि अगर मैं इनको सपोर्ट करूंगा फिर ये मुझे भी सपोर्ट करेंगे। और प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, ये आपको याद रखना है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी 1919 में बनी, जिसका प्रेसिडेंट था गांधी जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब ये क्यों था, क्योंकि इसका काज मैंने बोला कि एबोलिशन ऑफ खलीफा बाय इंग्लैंड, और मुस्लिम चाहते थे कि जो टर्की के सुल्तान है उसको खलीफा पोजीशन वापस मिले। अब उसके बाद स्टार्ट की गांधी जी ने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट, दैट्स कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये चली फ्राम 1920 टू 1922। अब इसमें हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे। पहला पॉइंट, ये लॉन्च की गई ऑन 1 अगस्त 1920 को, और सेम डे बाल गंगाधर तिलक भी उसकी भी डेथ हुई, ये भी आपको याद रखना है।
और ये NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये क्या थी, इट वाज फर्स्ट मास मूवमेंट बाय गांधी जी। पेपर में आता है पहली मास मूवमेंट का नाम क्या था, दैट वाज NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने बाइकआउट किए, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया। और गांधी जी ने बोला वेयरिंग ऑफ खादी, इस खादी इसने बताया कि दैट वाज द साइन ऑफ सेल्फ डिपेंडेंसी। और खादी वाज मेड नेशनल यूनिफॉर्म, ये आपको याद रखना है खादी। तो इनने प्रमोट किया खादी गांधी जी ने, ताकि जो डिपेंडेंसी है ऑन फॉरेन क्लोथ्स वो ख़त्म हो जाए। और चरखाज, इनको भी बहुत पॉपुलराइज किया गांधी जी ने। चरखाज प्लस खादी, ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं। और इसमें क्या हुआ था, इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी हुई थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी NCM में हुई थी। और खादी प्लस चरखाज दे वायर पॉपुलराइज्ड। उसके बाद चितरंजन दास, CR दास जिसको हम बोलते हैं, CR दास ने इसने वकालत भी छोड़ी ड्यूरिंग NCM। कलकत्ता सेशन जो कि एक स्पेशल सेशन था, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया दैट दे विल लॉन्च NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एट दिस सेशन, कलकत्ता सेशन, बट इट वाज अ स्पेशल सेशन। लेकिन जो एनुअल सेशन था दैट वाज हेल्ड एट नागपुर, ये भी आपको याद रखना है। NCM आपको ट्रिक याद रखनी है कि C मतलब इसमें क्या हुआ था, स्पेशल सेशन, और N इसमें हुआ था एनुअल सेशन ऑफ INC। और इस नागपुर सेशन में NCM को एक्सेप्ट किया गया। फिर एक फंड बनाया गया दैट वाज कॉल्ड तिलक स्वराज फंड। और ये चाहते थे कि इसमें कम से कम 1 करोड़ रुपया आए। तो NCM में सब ने सपोर्ट किया, इसमें स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया, वुमेन ने सपोर्ट किया, लेबर्स ने सपोर्ट किया। सो इट वाज अ मास बेस मूवमेंट NCM। और तिलक स्वराज फंड इसने स्टार्ट किया फाइनेंसिंग दिस NCM। ये मूवमेंट अच्छा चल रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, चोरा चोरी कांड हो गया एट गोरखपुर UP में। वहाँ पे कुछ एंग्री पीजेंट्स ने 22 पुलिसमैन को जलाया ऑन 5 Feb 1922। और आपको पता है गांधी जी कोई वायोलेंस नहीं चाहता था। तो 5 Feb डेट आपको याद रखना है, 5 Feb 1922 में क्या हुआ था, चोरा चोरी इंसिडेंट। एंड बिकॉज ऑफ दिस इवेंट गांधी जी ने फिर विड्रा किया 12 Feb 1922 को NCM इसने फिर विड्रा किया। लेकिन कहाँ से इसने इसको विड्रा किया, उस वक्त गांधी जी भरदोली में था, ये भी पेपर में आता है। और आफ्टर दिस गांधी जी को 6 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन इसकी जो हालत थी वो ख़राब हुई और 2 साल के बाद इसको फिर वापस छोड़ा गया। और NCM मैंने लिखा यहाँ पे मेजर कॉन्सिक्वेंस क्या थी इसमें, दैट वाज स्ट्रेंथनिंग ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा मैंने, दैट इज़ ऑल इंडिया हड़ताल वाज हेल्ड व्हेन प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड इंडिया। ये आपको याद रखना है कि ऑल इंडिया हड़ताल ये कब हुआ था, ऑन 17 नवंबर 1921 को हुआ था ऑल इंडिया हड़ताल, जब यहाँ पे प्रिंस ऑफ वेल्स ने विजिट किया था। अब इसके बाद गांधी जी ने स्टार्ट किया कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। इसमें इसने क्या बताया, क्या काम किए, पॉपुलराइज इसने चरखा किया और प्रमोट किया हिंदू मुस्लिम यूनिटी। पेपर में ये भी आता है, कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी आता है पेपर में कभी कभी। और एम्पावरिंग वुमेन, एस्टेब्लिशिंग नेशनल स्कूल्स, कॉम्बेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ये इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं। और ऑल इंडिया खादी बोर्ड जो मैंने पहले ही पढ़ाया 1923 में बनाया। और ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन ये भी बना इन 1925। उसके बाद आपको याद रखना है पहले मोंटेगो चमसफोर्ड रिफॉर्म्स, क्योंकि ये भी आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो 10-10 साल के बाद रिफॉर्म्स लाते थे। और 1909 में उनने रिफॉर्म लाया था, अब उनने सेकंड रिफॉर्म लाया था इन 1919। इसको हम बोलते हैं मोंटेग चमसफोर्ड रिफॉर्म। अब ये मोंटेग कौन था, ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, एंड चमसफोर्ड ये था वाइस राय। और मोंटेग चमसफोर्ड रिफॉर्म्स ये फोर्स में आए 1921। अब इसमें क्या हुआ था वही आपको याद रखना है मोंटेग चमसफोर्ड रिफॉर्म में।
तो पहला पॉइंट इसमें दैट इज़ दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड ड्यूअल गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं डायरकी। डायरकी लाई गई कहाँ पे? एट द प्रोविंशियल लेवल। पेपर में आपको डायरेक्ट मिलेगा कि डायरकी किस एक्ट के अंदर लाई गई। आंसर विल बी मोन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको आप बोलते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसने डायरकी लाई कहाँ पे? मगर एट प्रोविंशियल लेवल पे। अब इसमें दो लिस्ट आते हैं जो आपको याद हैं, दैट इज़ रिजर्व्ड लिस्ट एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट। अब रिजर्व लिस्ट में गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉज बनाते थे। दैट इज़ अगर पुलिस पे कोई लॉ हो या प्रेस या फाइनेंस या एडमिनिस्ट्रेशन पे, इस पे गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉ बनाते थे। और इंडियन मिनिस्टर्स और गवर्नर ट्रांसफर्ड लिस्ट में वो लॉज बनाते थे। फॉर एग्जांपल पब्लिक वर्क इसमें आता था, सैनिटेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन, क्योंकि अंग्रेज़ों को इनके साथ कुछ नहीं था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एजुकेशन के साथ। उनको चाहिए था यहाँ पे ये पुलिस, प्रेस, फाइनेंस। और दूसरा पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये बनाया गया एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इट वाज इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेकंड इट वाज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आपको दोनों नाम याद हैं, एक डायर की लाई गई एट द प्रोविंशियल लेवल और बाई कैमरल लेजिस्लेचर ये सेंट्रल लेवल पे लाया गया। इसमें क्या था? इसमें दो नाम आपको याद रखने हैं, एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और ये भी आपको याद रखना है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 8 मेंबर होते थे, जिसमें 3 इंडियंस थे। उसके बाद नोट यहाँ पे दैट सर लियोनिल कर्टिस, इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ डायरकी। अब क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हुई, आज इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। कल मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ कि स्वराज पार्टी, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ कि HRA ने क्या किया, फिर HSRA ने क्या किया। ऐसे ही फिर सिविल CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।